गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है आपका जल संग्रहण। ठीक है, जल संग्रहण का मतलब कि जो भी बारिश का जल है उसको हमने क्या करना है, सहेज के रखना है और अपने भौम जल को यानी कि जो हमारे ज़मीन के अंदर जो जल है उसके लेवल को क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, संसाधनों पर काफ़ी लोड पड़ा है, जिससे कि क्या हो रहा है, जल है जैसे संसाधन के रूप में प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, उसकी कमी होते जा रही है। तो जल संरक्षण के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, या हमारे जितने भी जल के अंदर के स्रोत है, भौम जल है, वो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो जल संभर प्रबंधन में क्या होगा, एक तो मिट्टी तथा और जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि क्या हो रहा है, जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। जब मिट्टी में प्लांट लगाएंगे तो क्या होगा, उनको पानी की आवश्यकता होगी, तो जिससे कि क्या होगा, हमारी जो जैव मात्रा यानी कि भोजन की जो कमी है वो नहीं होगी। ठीक है, दूसरा इसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है कि भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास हो सके। ठीक है, भूमि के अंदर जितने भी जल स्रोत हैं उनका क्या हो सके, विकास हो सके। द्वितीय संसाधनों के रूप में जैसे पौधे एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे कि पारिस्थितिक असंतुलन पैदा ना हो। यानी कि हमको क्या करना है, पेड़ पौधे और जंतु सभी को, या ह्यूमन बीइंग सभी को क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो हम सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए क्या करें, जल का उपयोग करें। ठीक है, जल संभर प्रबंधन न केवल जल संबंध समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ाता है, बल्कि सूखे एवं बाढ़ को भी शांत करता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या होगा, प्रकृति में उपलब्ध जल होगा तो क्या होगा, हमें बांध बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी है, जिससे कि हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को अदर जगहों पर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। और सूखे की मार से अगर हमारे पास क्या है, जल बहुत अच्छी मात्रा में है तो सूखे से भी हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। और जितने भी हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, ठीक है, जैसे कुआँ है, बावड़ी है, या हमारे नौले हैं, नदियाँ हैं, वो क्या हो जाते हैं, पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जल संग्रहण से क्या होती हैं, बची रह सकती हैं। तो इन समुदायों के जल संरक्षण के ऐसे सैकड़ों तरीके विकसित किए गए हैं जिनके द्वारा धरती पर पड़ने वाले प्रत्येक बूंद का संरक्षण किया जाता है। ठीक है ना, कि जैसे बारिश हो रही है, हल्की है या तेज़ है, तो हम क्या करते हैं, जगह जगह पर छोटे छोटे गड्ढे खोदना, झीलों का निर्माण करना, साधारण जल संभरण व्यवस्था की स्थापना करना, मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना, रेत तथा चूने पत्थर के संग्राहक बनाना। घर की छत पर ही हम जल को एकत्र कर सकते हैं अगर आपके पास अदर जगह नहीं है। ठीक है, इसके भूजल स्तर क्या हो रहा है, इससे बढ़ता है। और नदियाँ क्या होती हैं, नदियाँ नौले जो भी हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो क्या हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आपने गांव में देखा भी होगा, इस तरीके से गड्ढे जगह जगह जंगलों में बनाए जाते हैं ताकि जब बारिश हो तो वही गड्ढे भर जाएं। ठीक है, फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये वायुमंडल में जाएं तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, धरती में ये क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और साथ ही में जो इसके अगल बगल प्लांट होंगे उनकी जड़ों को यहाँ से क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमको सिर्फ जल का ही संरक्षण नहीं होता है, बल्कि जल के ऊपर जितने भी डिपेंडेंट है, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पौधे हों, सबका ही क्या होता है, सबके लिए क्या है, लाभदायक है। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, जब भी बारिश होती है हमको इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए और इसके लिए हमको जागरूकता भी अपने क्षेत्र में क्या करनी चाहिए, फैलानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, पारंपरिक प्रौद्योगिकी द्वारा भारत के वाटरमैन देश के सबसे शुष्क क्षेत्र के सूखाग्रस्त गांव हजारों ग्रामीणों की ज़िंदगी बदल दी। ठीक है, वाटरमैन कहे जाते हैं भारत के कौन, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ठीक है, जिन्होंने राजस्थान में क्या करा, पानी इकट्ठा कर कर, ठीक है, देखिए 2 दशकों के प्रयास से, यानी कि 2 दशक, 1 दशक 10 का होता है तो 20 सालों के अथक प्रयास से डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने राजस्थान में पानी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, 8,600 जेहेड और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया, जिससे राज्य भर के 1,000 गाँवों में क्या हो गया है, पानी को वापस लाया गया। इसके लिए 2015 में उन्हें स्टॉकहोम पुरस्कार से भी क्या किया गया है, नवाजा गया है। ठीक है, यह जो पुरस्कार होता है ये प्रतिष्ठित पुरस्कार
जो गांव वालों की भलाई के लिए और संसाधनों को सुरक्षित रखता है, उस रखने में जो व्यक्ति योगदान देता है उसको दिया जाता है। तो भारत के जो वाटरमैन है कौन है? राजेंद्र सिंह हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गांव में अवेयरनेस फैला सकते हैं और अपने लोगों के साथ मिलकर इस पहल को हम पूरा भी कर सकते हैं। फिर देखिए, जल संरक्षण यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में इसके लिए खादिन, बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र में इसके लिए बंधारस एवं ताल और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बंधिस, बिहार में आहर तथा पाइन और हिमाचल प्रदेश में कुल, जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब और तमिलनाडु में एरिस, केरल में सुरंगम और कर्नाटक में कट्टा इत्यादि प्राचीन जल संरक्षण तथा जल परिवहन की संरचनाएं को आज भी क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे क्या है राज्य हैं, चाहे वो क्या हो, राजस्थान में खादिन है, ठीक है, और महाराष्ट्र में बंधारस है, ताल है, तो अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग संरचनाओं के माध्यम से जल को क्या कर सकते हैं, संरक्षित हम सदियों से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जैसे उसमें चित्र, उदाहरण के लिए चित्र में देखिएगा 16.3, ठीक है, पहले देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जल संरक्षण तकनीक स्थानीय होती है तथा इसका लाभ भी स्थानीय और सीमित क्षेत्रों को ही होता है। स्थानीय निवासियों को जल संरक्षण का नियंत्रण देने से इन संसाधनों का अनुकूल प्रबंधन और अतिदोहन भी कम होगा अथवा पूर्ण समाप्त हो, अथवा ये क्या हो सकते हैं, पूर्ण रूप से समाप्त भी हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये, जब ये चैप्टर में हमने आगे भी फॉरेस्ट को बचाने की बात करी थी तो हमने स्थानीय लोगों की ही मदद ली थी। क्यों? क्योंकि स्थानीय लोग उस क्षेत्र से जुड़े होते हैं, तो उस क्षेत्र का हमेशा क्या चाहेंगे, भला चाहेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रीय लोगों को अगर इसके प्रबंधन की व्यवस्था दी जाए तो उसका वो क्या करते हैं, उचित प्रबंधन करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है कि बड़े समतल भूभाग में जल संरक्षण स्थल, अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे अथवा निचले स्थान पर वर्षा ऋतु के पूरी तरह भर जाने वाली नालियाँ, प्राकृतिक जलमार्ग बनाए गए हैं। देखिए ये जो है आपका, ये किस तरीके से अर्धचंद्राकार है, और ये क्या है, ये जो जहाँ पर ब्रेकर लगाया है इसको कहते हैं खादिन बांध। और जैसे यहाँ पर से क्या होगी, बारिश के द्वारा जल आएगी तो इस क्षेत्र में, इतने वाले क्षेत्र में वो क्या हो जाएगा, आपका इकट्ठा हो जाए। और क्योंकि ये स्लोप जैसा है, दिख रहा है ना आपको, स्लोप जैसा, तो क्या होगा, बारिश का जो पानी ऊपर से आएगा नीचे की ओर, तो वो क्या करेगा, वो भी यहाँ पर इकट्ठा होगा, बारिश का जल भी यहाँ पर इकट्ठा होगा, तो इस क्षेत्र में क्या हो जाएगा, जल इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और बाद में ये कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं हम, खेती बाड़ी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने अभी खादिन की बात करी थी ये वही है। ठीक है, यानी कि राजस्थान में जिस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने क्या करा था, जल का संरक्षण करा था, वो इस तरीके से वहाँ पे पारंपरिक पद्धति का उपयोग करते हुए किया था। तो इसमें क्या है, देखिए इस तरीके से क्या है, ये जो है खादिन बांध है, इसको कैसे स्लोप में बनाया गया है और अर्धचंद्राकार बनाया है। तो इससे क्या होगा, जब भी बारिश होगी, स्लोप में है तो इसका ऊपर का पानी हमेशा नीचे को आता है, और बारिश का होगा तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, अदर एक्टिविटीज़ में अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, प्राकृतिक जलमार्ग पर बनाए गए चेक डैम जो कंक्रीट अथवा छोटे छोटे कंकड़ों के बने होते हैं, पत्थरों से बनाए जाते हैं। इन छोटे बांधों के अवरोध के कारण इसके पीछे मानसून का जल तालाबों में भर जाता है और बड़े जलाशयों में जल पूरे वर्ष भर रहता है, परंतु छोटे जलाशयों में यह 6 महीने या उससे भी कम समय तक रह सकता है। उसके बाद ये क्या होता है, सूख जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम इस क्षेत्र को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा जल इसमें इकट्ठा होगा, तो कभी कभी तो वो क्या होता है, लंबे समय तक वहाँ पर संरक्षित रहता है, और कभी कभी क्या हो जाता है, पेड़ पौधों, आसपास के पेड़ पौधों द्वारा ऑब्जॉर्ब किया जा सकता है, या सनलाइट में वो वाटर वेपर बन के भी उड़ सकते हैं। तो कुछ ना कुछ समय के लिए वहाँ पर अगर हम उसे इकट्ठा कर दें तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो यहाँ पर उस क्षेत्र के जितने भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, और इवन जो किसान, जिस खेती बाड़ी वाले हैं, वो भी अपने खेतों की उससे सिंचाई कर सकते हैं। और उससे जो हमारा भौम जल है, यानी कि
ज़मीन के अंदर का जल स्तर है वो भी क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, जैसे तालाब हैं, कुएँ हैं, नौले हैं, वो क्या हो जाएंगे, इससे रिचार्ज हो जाते हैं। और कभी ये क्या होता है, यह वाष्प बनकर उड़ता नहीं है परंतु आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है, फैल जाता है। थोड़ा बहुत भाप बन के उड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में भाप नहीं बनेगी इसकी, और ये क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों में रिस जाता है, जहाँ पर वहाँ पर की पाई जाने वाली वनस्पति को इससे क्या होती है, नमी मिलती है। इसके अतिरिक्त मच्छरों के जनन की समस्या भी नहीं होती है, क्योंकि एक थोड़े समय के बाद ये क्या हो जाता है, वो मिट्टी द्वारा क्या कर लिया जाता है, पृथ्वी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है ना, तो इस वजह से वहाँ पर क्या है, मच्छरों की जनन की समस्या भी नहीं होती है। दूसरा, भौम जल एवं मानव एवं जंतुओं के अवशिष्ट से झील, तालाबों, ठहरे हुए पानी के विपरीत संदूषित होने की भी इसकी आशंका क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा जल संरक्षण। तो छत में हम क्या करते हैं, छत में उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसके पाइप के द्वारा फिर हम अपने खेतों की सिंचाई कर लेते हैं। बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं मानव के हित के लिए। ठीक है, और अपनी पृथ्वी की हित के लिए। अब देखते हैं हम कि दूसरा जो हमारे पास है वो है आपका कोयला एवं पेट्रोलियम। ठीक है बच्चों, कोयला एवं पेट्रोलियम क्या है, ईंधन के स्रोत हैं। ठीक है, पेट्रोलियम तो जो कोयला है उससे भी ईंधन प्राप्त होता है, और जो पेट्रोलियम है उससे क्या हो रहा है, हमारी गाड़ियाँ या अन्य जगहों पर ये यूज़ किया जाता है ईंधन के रूप में। ठीक है, तो ये बनता कैसे, देखिए, हमारे कुछ स्रोत जैसे वन, वन्यजीव तथा जल संरक्षण एवं संपोषण से संबंधित अनेक समस्याओं की चर्चा की इस चैप्टर में हमने। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि इसके संपोषण के उपाय अपनाएं तो इसमें हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी रहती है। ठीक है, और इससे हमें महत्वपूर्ण संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में मिलता है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो रहा है कि लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जो हमारी पृथ्वी है उसके नीचे जब वनस्पतियाँ क्या हो जाती हैं, जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उससे क्या बनता है, कोयला बनता है। और हाई टेम्परेचर पर जब इनका वो द्रवित अवस्था में आ जाती है तो तब वो क्या हो जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है। ठीक है, और उससे हम क्या करते हैं, ह्यूमन ईंधन के रूप में उसका काफ़ी समय से क्या करता आ रहा है, उपयोग करता हुआ आ रहा है। तो हमको क्या है कि ये क्या है, हमको इनका कम से कम उपयोग यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ मतलब हमने बुद्धिमत्तापूर्ण इसका क्या करना है, उपयोग करना है, अन्यथा ये जो हमारे ईंधन के स्रोत हैं ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इस ऊर्जा के स्रोतों का प्रबंधन अन्य संसाधनों की अपेक्षा कुछ भिन्न तरीके से किया जाता है ना। पेट्रोलियम एवं कोयला लाखों वर्ष पूर्व जीवों के जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अतः हम जितनी सावधानी से इसका उपयोग करें फिर भी यह स्रोत भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमें जिसकी जितनी आवश्यकता है, कम से कम आवश्यकता में ही हम इसका क्या करें, उपयोग करें, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनके लिए भी ईंधन के रूप में रह सके। अन्यथा क्या होगा, अगर हम इसका अत्यधिक उपयोग करेंगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है इसको देख नहीं पाएगा, इस ईंधन का उपयोग वो नहीं कर पाएंगे। तब हमें ऊर्जा के विकल्प स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता है। यदि वर्तमान दर से प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ ही समय के लिए हमारे पास उपलब्ध रह पाएगा। हमारे पेट्रोलियम संसाधन लगभग अगले 40 वर्षों तक तथा कोयला 200 वर्षों तक ही उपलब्ध रह सकेंगे। आप सोचिए, जो पेट्रोलियम है जिससे गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, अगर वो 40 वर्षों बाद ख़त्म हो गया तो फिर ये जितनी भी ईंधन के रूप में हम इसका उपयोग करेंगे, हम उसको कहाँ से लेके आएंगे। और कोयला 200 वर्षों तक तो है, लेकिन उसके बाद उसका क्या होगा। तो ये सारे सोचनीय विषय हैं, इस पर हमको क्या करनी चाहिए, अपने आसपास भी चर्चा करनी चाहिए, और ऐसी चीज़ों का उपयोग हमें बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक हमें करना चाहिए। परंतु जब हम कोयले एवं पेट्रोल की खपत के बारे में विचार करते हैं तो ऊर्जा के अन्य स्रोतों के विषय में भी विचार का एकमात्र आधार नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं। जो भी हमारे वनस्पति है या जीव जंतु हैं, मरने के बाद वो क्या होते हैं, सड़ते गलते हैं और पृथ्वी पर दबे रहते हैं, तो इनका निर्माण होता है, जिसमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर भी होते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, इसका हम क्या कर सकते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड जल नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के डाइऑक्साइड बनते हैं, जो कि जब हम इन गाड़ियों में उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है बच्चों, जब एक गाड़ियों में हम इसके ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये जब जलता है तो क्या करता है, एयर पॉल्यूशन भी करता है, जिसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड जैसी विषैली गैस जो गैसें हैं वो हमारे वायुमंडल में आ जाती हैं, और जिससे गैस प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो आपकी CO2 गैस है, वो क्या है आपको पता है कि वो एक ग्रीन हाउस गैस है, पहले चैप्टर में बताया भी था आपको। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये सारी गैसें अगर इनका हम अत्यधिक उपयोग करेंगे तो ये हमारे वातावरण को भी क्या करते हैं, दूषित करते हैं, और हमारे पर्यावरण में क्या करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोयला एवं पेट्रोल पर विचार करने का एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि इसके जो ये कार्बन के विशाल भंडार हैं, यदि इनकी संपूर्ण मात्रा का कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाए तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो अत्यधिक हो जाएगी, जिसके वजह से क्या होगी, वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होने की भी संभावना है। इसलिए हमको इन संसाधनों का क्या करना चाहिए, बुद्धिमत्तापूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा, इसमें जल संरक्षण को पढ़ा। ठीक है, इस टॉपिक को आप कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, और ये वाला चित्र भी बन जाएगा उसमें। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला। फिर कोयला और पेट्रोलियम टॉपिक डालिएगा, इसको करिएगा। ठीक है, इसको कॉपी में कर लीजिएगा आप। और नेक्स्ट फिर इसमें लास्ट लेक्चर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।